तो एक चौंकाने वाली एक बड़ी खबर भरतपुर की बता रहे हैं आपको। दीपक पुरी से बात करेंगे इस खबर पर और जानकारी के लिए। दीपक, पता चल पाया कौन थे बदमाश? देखिए रविंद्र, अभी बदमाशों का पुलिस पता लगा रही है। जैसे ये घटना पुलिस को पास पहुंची तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जो घायल सराफा व्यवसायी था उसको वहां अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से उसे गंभीर हालात में जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। और जो बदमाश हैं उनको पुलिस जो है लगातार पीछा कर रही है और सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो वहां के व्यापारी हैं, चाहे वो सर्राफा व्यवसायी हो चाहे अन्य व्यवसायी हो, उनमें काफी आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है। क्योंकि ये घटना उस वक्त घटी जब जो सराफा व्यवसायी था वो दुकान बंद करके और उसके जो जेवरात थे, नकदी थी, उसको लेकर के अपने घर जा रहा था। तभी कुछ बदमाश आते हैं और वो आकर के इस वारदात को अंजाम देते हैं, फायरिंग करके, और जो जेवरात से भरा हुआ बैग था उसको लेकर के फायर हो जाते हैं। और फायरिंग में जो गोली है वो सराफा व्यवसायी के सीने में लगती है, जहां उसे प्राथमिक उपचार के लिए बयाना ले जाया जाता है, बयाना अस्पताल ले जाया जाता है, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर करते हैं, जहां वो दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं बदमाशों में जो खौफ है पुलिस का, रविंद्र, वो नहीं है और उसी के कारण इस तरह की जो वारदात है वो यहाँ पर देखने को मिली। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जो बदमाश हैं और उनकी तलाश की जा रही है, जल्द उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक, इस खबर को ब्रेक करने के साथ इस पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल अलवर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बदमाशों ने एक होटल पर 4 राउंड फायरिंग की है। बदमाशों ने 50 लाख की रंगदारी की पर्ची दी। टेलको चौराहे स्थित होटल राव पर यह 4 राउंड फायरिंग की गई है। बदमाशों ने एक हवाई फायर और 3 फायर शीशे पर किए हैं। 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक के बट से मारकर घायल भी इन बदमाशों की तरफ से कर दिया गया है। तो अलवर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने होटल पर 4 राउंड फायरिंग की है। बदमाशों की तरफ से 50 लाख की रंगदारी की पर्ची दी गई और टेलको चौराहे स्थित होटल राव पर यह 4 राउंड फायरिंग की गई है। बदमाशों ने एक हवाई फायर और 3 फायर करके शीशे पर भी किए हैं। 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक के बट से मारकर घायल भी कर दिया। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे तांडव यहां पर किया गया। और ये पर्ची देखिए जिसमें लिखा हुआ है, गोगी गैंग का नाम लिखा हुआ है इसमें, और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। तो गोगी गैंग नाम से अपनी पहचान यहां पर जताई गई है और 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। इसके अलावा आगे भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ नाम लिखे हुए हैं जिसमें मंजीत नेहरा का नाम है और इसके अलावा रवि का नाम भी दिखाई दे रहा है। अंकेश करके कुछ नाम ऐसा दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है। तो गोगी गैंग के सदस्यों की तरफ से ये वारदात अंजाम दी गई है, जिसमें पर्ची भी इन बदमाशों की तरफ से फेंकी गई रंगदारी के मामले की और बट से घायल भी कर दिया गया है जो सुरक्षा कर्मी वहां पे था, जो गार्ड वहां पे मौजूद था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक्चुअली सर, मैं जब ये फायरिंग हुई है तो मैं अपने काउंटर पे खड़ा था, काउंटर पे बिल बना रहा था। पहले एक फायर हुई तो हमने सोचा ये शीशा कैसे टूट गया, अचानक से शीशा गिर गया। जो अंदर गेस्ट बैठे थे वो इधर उधर हो गए। हम लोग बाहर आए तो एक तो फायर करके वो चले गए। और वो चिट्ठी सी है कि वो गार्ड साहब को दे गए। कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग थे। क्या कोई पर्ची उन्होंने थमाई है? पर्ची गार्ड साहब को दे रखी है। कितने पैसों की? फिर 50 लाख की डिमांड है उसमें। अभी पुलिस को सूचना मिली है, मौके पे आए हैं। फायरिंग की घटना हुई है और एक स्लिप मिली है जिसमें 50 लाख रुपए लिखे हुए हैं और कुछ सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं। हमारी पार्टी वहाँ पीछा कर रही है और ऐसा ज्ञात हुआ है कि घियोड़ी की तरफ मूव हुए हैं मुलजिमान। हम प्रयास करें जल्दी जल्दी मुलजिमों को दस्तयाब करें। कौन सी गैंग है और कितनी फिरौती? अभी तक जो लिखा है वो गोगी गैंग के नाम से पर्ची दी गई है। हम अभी ट्रेस कर रहे हैं कौन है, क्या है, कौन लोग इन्वॉल्व है इस घटना में। और अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ पुखराज पराशर और धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि देश में ईडी का दुरुपयोग चिंताजनक है, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये हमारी प्रीमियर एजेंसियां हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, हमारा मानना है। और इकोनॉमिक ऑफेंसेज के लिए बनी है,
क्राइम के लिए बनी है। ये कमज़ोर होगी तो क्राइम बढ़ेगा, कमज़ोर होगी तो इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ेंगे। नुकसान किसको होगा? पूरे मुल्क को होगा, देश को होगा। कोई देशवासी नहीं चाहेगा कि आर्थिक अपराध बढ़े, आर्थिक अपराध बढ़े, कोई नहीं चाहेगा क्राइम बढ़े। इतनी ये एजेंसी हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इनकी साख बनी रहे। 9 साल से जो साख घटाई है इनकी एनडीए गवर्नमेंट नेताओं ने, गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री की देखरेख के अंदर, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। बीजेपी के नेताओं के नामांकन से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतीश पूनिया 2 नवंबर को अपना नामांकन भरेंगे। पूनिया को आमेर से प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। राजेंद्र राठौर 3 नवंबर को अपना नामांकन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है अब नामांकन को लेकर भी, जो कि राजनीतिक दलों का, प्रत्याशियों का एक प्रयास रहता है जिसमें अपनी सामर्थ्य, ताकत, शक्ति प्रदर्शित की जा सके, और उसी लिहाज से नामांकन भी अपने आप में एक उत्सव की तरह, एक इवेंट की तरह दिखाने की कोशिश होती है। और ये कोशिश ज़रूरी इसलिए भी हो जाती है ताकि विपक्षी खेमे को पता चल सके कि कितना दम उनके अंदर है। और इसी लिहाज से अब जब नामांकन की तारीख नज़दीक आएगी, नामांकन की प्रक्रिया जिस तरह से शुरू हो रही है, उसको लेकर अब नाम भी बड़े बड़े चेहरों के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने आएंगे। इसी कड़ी में ये स्थिति दिखती हुई नजर आ रही है कि सतीश पूनिया 2 नवंबर को नामांकन करेंगे। वहीं पूनिया को आपको बता दें कि आमेर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। वहीं राजेंद्र राठौर 3 नवंबर को नामांकन कर सकते हैं। इधर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सांगानेर सीट से चुनावी मैदान में हैं। भारद्वाज ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर अपना घोषणा पत्र मीडिया के सामने रखा। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने अपने घोषणा पत्र को सांगानेर की जनता के सामने प्रण के रूप में रखा है। इस दौरान भारद्वाज ने कहा कि अगर अशोक लाहौटी जनता के बीच रहते हैं, अगर रहते तो बीजेपी उनका टिकट नहीं काटती। सारी चीजें में लेके आया, उन्हें प्रत्याशी बना दिया। यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के नेताओं के साथ भी कुटाराघात किया बीजेपी ने। तो क्या इनको स्थानीय नेता नहीं मिला था जो 200 किलोमीटर से आपने उतार दिया? इन जनता सब जानती है। निश्चित तौर पे चाहे वो जनता के बीच आए नहीं आए, लेकिन स्थानीय तो है। जनता कल को उनके कोई काम नहीं करते तो जनता घर जाके ढोल नगाड़े बजा सकती है, मटके फोड़ सकती है, गालियां दे सकती है, उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती है। आपका फ्रस्ट्रेशन निकालने 200 किलोमीटर जाएंगे। लालसोट से बीजेपी ने रामविलास मीणा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा अब बीजेपी की मीटिंग करके बगावती रुख दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा ने आज भी रामगढ़ पचवाड़ा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 4 बार टिकट कटवाए हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा लालसोट क्षेत्र में आए और इस बात का भरोसा दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो वीरेंद्र मीणा को प्रत्याशी बनाने में भूमिका निभाएंगे, और अगर सांसद किरोड़ीलाल मीणा क्षेत्र में नहीं आते हैं तो भाजपा कार्यकर्ता भाजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। लालसोट विधानसभा के कार्यकर्ताओं में बात यह है कि 2018 के अंदर भी किरोड़ी मीणा जी ने रामविलास मीणा जी को टिकट दिलाया, वो 10,000 से हार गए। अब 2023 में भी पुनः वही किरोड़ीलाल जी ने इनको टिकट दिलाया। वो कार्यकर्ता बार बार ये कह रहा है, हमारे ऊपर आरोप ये लगाया कि कांग्रेस से ये लोग मिल गए सब, जबकि इस तरीके की कोई बात नहीं। सब कार्यकर्ताओं ने निष्ठा से काम किया। अब क्योंकि किरोड़ीलाल जी ने 10 साल राजपा चलाई है और मेरे सामने वो 2013 में चुनाव लड़े, उस खटास को वो आज तक नहीं मिटा पाए। राजपा का कार्यकर्ता उनके साथ लग रहा है, मूल भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। और वो जब तक खुद किरोड़ीलाल मीणा जी यहाँ के आश्वासन नहीं देते। बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। अनीता भदेल ने कहा कि खानपुरा में हनुमान मंदिर में बनी मूर्तियों में अज्ञात लोगों ने कालिक पोत दी, लेकिन इस मामले में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह सब कुछ कांग्रेस की देन है। वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने, तुष्टीकरण की राजनीति करने के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अजमेर हो या फिर राजस्थान, सभी स्थानों पर आज भी कांग्रेस के लगाए हुए अधिकारी ही काम कर रहे हैं, जिसके कारण ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। देखिए,
खानपुरा की घटना को, ये एक घटना नहीं है। ये जो ईएसएस वाला पोर्टल, खानपुरा की घटना तो पिछले 5 साल में जो कुछ इस कांग्रेस की सरकार में स्थापित हुआ है उसका परिणाम है ना। इसलिए कांग्रेस की सरकार में इस तरह के असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मिला। उस प्रोत्साहन से प्रेरित होकर के हर कोई व्यक्ति, हर कोई ऐसा असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटना करते समय बिल्कुल भी उसको खौफ नहीं लगता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। क्योंकि राजधानी जयपुर के बीचों बीच बसे सेंट्रल पार्क में पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलना आम बात हो गई है। शिकायत के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन पेड़ों की कटाई के मामले में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई तो दूर तमाशबीन बना रहता है। कुछ दिनों पहले सेंट्रल पार्क में गड़चा फार्म से गोल्फ क्लब प्रबंधन ने पेड़ों को काट कर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। अब रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन हरे पेड़ों को काट पार्किंग विकसित करने पर आमादा है। रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग में से हरे पेड़ों को देखते ही देखते काट दिया गया। सेंट्रल पार्क में घूमने वाले वर्कर्स ने जिसका वीडियो सोशल मीडिया से लेकर जेडी अफसरों तक को भेज दिया। इसके बावजूद जेडी अधिकारी किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। पुराने पेड़ है, यहाँ पे वर्षों पुराने पेड़ है, जो ऑक्सीजन एक जोन है। जब कोरोना काल के अंदर लोगों को पता लगा ऑक्सीजन की कीमत का, उसके बावजूद अपने निजी स्वार्थ के अंदर के राज परिवार और गोल्फ जो परिवार है, पोलो वाले जो हैं, इसको बार बार पेड़ों को कटाई करके, पहले भी उस साइड भी मैंने कल भी एक मेरी तरफ से वीडियो डाला था कि जो पोलो ग्राउंड के अंदर भी पेड़ काटे जा रहे थे। आज जो पोलो यहाँ क्लब के अंदर काटे जा रहे हैं पेड़, ये ऑक्सीजन जोन के अंदर जो कर रहे हैं बहुत ही गलत बात है। इस चीज़ को लेकर या तो सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो इसके लिए जन आंदोलन एक खड़ा किया जाए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौट कर आते हैं तुरंत। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लगने जा रहा है। साल में 2 बार एयरपोर्ट पर शेड्यूल बदला जाता है, समर और विंटर शेड्यूल। नए शेड्यूल में मौजूदा उड़ानों के समय में मामूली फेरबदल किया जाता है और कुछ नई उड़ानों को जगह मिलती है। साथ ही कुछ फ्लाइट्स स्थायी रूप से बंद भी होती हैं। बंद हुई फ्लाइट्स की जगह पर उसी समय को दूसरी एयरलाइन को दे दिया जाता है। 29 अक्टूबर को यही बदलाव जयपुर एयरपोर्ट पर होने जा रहा है। 3 नए शहरों की उड़ानों को भी इस साल मंजूरी मिली है। चौमू कस्बे के रेनवाल रोड स्थित तेजाजी चौक के पास चलते टैंकर में अचानक आग लग गई। आग लगने से टैंकर का केबिन जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि टैंकर चालक फैक्ट्री से तेल खाली करने के बाद जोबनेर वापस जा रहा था, तभी चौमू के तेजाजी चौक पर टैंकर में अचानक से आग लग गई। लेकिन टैंकर चालक की सूझबूझ के कारण टैंकर को खाली रोड पर ले जाकर खड़ा कर दिया। सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं जयपुर में भी केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। केमिकल गोदाम आवासीय कॉलोनी में चल रहा था। गोदाम एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। गोदाम में भारी मात्रा में थिनर और केमिकल रखे हुए थे, जिसमें आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची। विश्वकर्मा इलाके के 14 नंबर रोड की यह घटना है। आसपास रहने वाले लोग घबराहट में घरों से बाहर निकल कर आ गए। दमकल कर्मियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। एक केमिकल के गोदाम में लग गई। तो केमिकल के गोदाम में अचानक ये आग लग गई और दमकल की टीम को कड़ी मशक्कत के बाद 1.5 घंटे लगे इस आग को कंट्रोल में करने के लिए। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची। कहा जा रहा है कि एक गोदाम जो कि केमिकल का गोदाम था, वहाँ पे थिनर भी रखा हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पर इसी आवासीय इलाके में वो गोदाम बनाया गया था और वहीं पर आग लगी और आग की शुरुआत जैसे ही उसके बाद धू कर पूरी बिल्डिंग जलने लगी। तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर इस आग को बुझाया।
जलदाय विभाग में फर्जी दस्तावेजों से टेंडर जारी करने के घोटालों की बाढ़ आ गई है। जलदाय विभाग में टेंडर लेने वाले ठेकेदारों की एसोसिएशन के अध्यक्ष ने घोटालों का जाल बिछा रखा है। केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों से टेंडर घोटालों की गहनता से जांच के कारण अब मांगीलाल विश्नोई फर्म के घोटालों से जलदाय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मांगीलाल विश्नोई के वाहनों की परिवहन विभाग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में वाहनों का 1.5 साल से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने की जानकारी विभाग को भेजी है। परिवहन विभाग के नियमानुसार बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों का चलना ही गैर कानूनी है, जबकि जलदाय विभाग ने इन वाहनों को कागजों में चलवाकर करोड़ों का घोटाला कर दिया है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।